नमस्कार, खबरों के खिलाड़ी के इस एक और नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बीता हफ्ता खबरों से भरा हुआ रहा, चाहे अतीक अहमद को गोली मार दी गई हो या फिर कर्नाटक में बीजेपी को जगदीश शेट्टार जैसे बड़े नेता की बगावत को झेलना पड़ा हो, कश्मीर में आतंकवादी हमला हो गया, राहुल गांधी की सांसदी बहाल नहीं हो पाई, उनकी सज़ा बरकरार है, और तो और गुजरात के नरोला का मुकदमा भी सामने आ गया, फैसला भी, और सबको बरी कर दिया गया करीब 20-22 सालों के बाद। यानी जो कुछ नरोला में हुआ था उसका कोई भी कातिल नहीं है, किसी को भी सज़ा नहीं मिली है। इन तमाम बड़ी खबरों पर इस हफ्ते हम बातचीत करने वाले हैं। आखिरकार खबरों के खिलाड़ी की क्या राय है इन तमाम खबरों को लेकर। सबसे पहले परिचय कराता हूं मेहमानों का। हमारे साथ पूर्णिमा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका पूर्णिमा जी। एक बार फिर से देश रत्न निगम जी पहली बार आप आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और हमारे साथ हैं प्रेम कुमार जी, आपका भी एक बार फिर से स्वागत है प्रेम भाई। पहली बार शिवम हमारे साथ है, शिवम त्यागी, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर प्रवीण तिवारी, हम सबके दोस्त और सबसे अच्छी खबरों की डिटेल्स बताने वाले, खासकर उन खबरों के बारे में जो ट्रेंड करती हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन मेरा पहला सवाल, क्योंकि हम कर्नाटक की जिक्र कर दिया है, मैंने अतीक का जिक्र कर दिया है, और जो कुछ अतीक अहमद के साथ हुआ, जिस अंदाज में हुआ, मैं ये देश रत्न निगम से आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गोली लगती है, दोनों भाई, दोनों जिसको आप आतंकी कह लीजिए, क्रिमिनल कह लीजिए, बाहुबली कह लीजिए, मारे जाते हैं। 3 गुंडे आके, 3 मवाली आके, 3 लुटेरे आके उनको मार देते हैं, जो भी आपको कहना हो। सवाल मेरा ये है कि क्या इसका असर, इस गोलीबारी का असर कर्नाटक पर दिखाई देगा? क्योंकि कर्नाटक का कैंपेन अब गर्म हो रहा है। क्या नेता इसको भुनाने की कोशिश करेंगे? अगर करेंगे तो किसके पाले में किसको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? देखिए सुमित जी, अगर आपने पिछले कुछ दिनों में देखा तो इन माफिया डॉन का महिमा मंडन करने की कोशिश की गई। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता या डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेताओं ने वहाँ तिरंगा भी ले जाके उनकी कब्र पे फहराया। तो वहाँ से आपको एक रास्ता नज़र आता है कि विपक्ष या कांग्रेस किस तरफ जा रहे हैं। और वो इमरान प्रतापगढ़ी जो पहले भी बहुत ऐसे वक्तव्य दे चुके हैं, कम्युनल वक्तव्य दे चुके हैं, तो वो उनके स्टार कैंपेनर कर्नाटक में हो रहे हैं। और उसके एवज़ में अगर कोई कहता है योगी जी स्टार कैंपेनर हो रहे हैं बीजेपी के, योगी जी शुरू से ही कर्नाटक में थे। कोस्टल कर्नाटका या नॉर्थ कर्नाटका में उनकी जो पकड़ थी, और नाथ संप्रदाय की जो पकड़ है, वो बहुत पहले से है, आज से नहीं है। तो वो हमेशा से रहे हैं स्टार प्रचारक वहाँ पर। और इसका फ़र्क देखिए, एक जो तुष्टीकरण की राजनीति है और जो पोलराइजेशन हो रहा है कर्नाटक में, उसकी शुरुआत किसने करी? इमरान प्रतापगढ़ी को अगर आप अपना, जिसके अतीक के परिवार से बहुत गहरे संबंध है, उसको आप अगर एकदम फ्रंट लाइन में लाते हैं तो एक पोलराइजेशन करने की कोशिश करी है, और उसकी वजह से दूसरे पक्ष का भी पोलराइजेशन हो सकता है। काउंटर पोलराइजेशन जिसको कहते हैं, उसका फ़ायदा बीजेपी होगा। शुरुआत बीजेपी ने नहीं करी, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत ही प्राकृतिक स्वरूप से बीजेपी को जाएगा। मैं इसी पे काउंटर सवाल आपसे पूछता हूँ, तो क्या ये जो बुलडोज़र बाबा की जो छवि है, जिससे योगी आदित्यनाथ को एक कठोर प्रशासक के तौर पर पेश किया गया कि वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई कोताही नहीं बरतते हैं, क्या बीजेपी इस इमेज को भुनाने की कोशिश करेगी या करनी चाहिए कर्नाटक में कि ऐसी सरकार देने वाले हैं? नहीं, देखिए योगी जी के साथ सबसे बड़ा है, एक अगर उनको चीज़ अगर उनकी है, वो किसी को खामखा परेशान नहीं करते। अगर दंगाई है तो उसके खिलाफ करेंगे पूरा काम, या कोई गुंडागर्दी या माफिया है तो वो लॉ एंड ऑर्डर के ही विषय पे उन्होंने बोला था कि जो अखिलेश की सरकार में जो गुंडा राज था उसको समूल तरीके से नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए वो आए थे, और उस बात पे टिके हुए हैं। और रही बुलडोज़र चलाने की बात, ज़्यादातर इनफैक्ट किसी भी केस में किसी भी हाई कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि गलत कार्रवाई हुई है अभी तक, और उस पर उन्होंने यही कहा है कि वो सारे गैरकानूनी तरीके से बने थे, अवैध ज़मीन पे बने थे, गलत तरीके से मकान बने थे, और ज़्यादातर उन पर ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है। तो ये अगर वही व्यक्ति अगर दंगे में हिस्सा ले रहा है और उस पर नोटिस से पहले कार्रवाई नहीं हुई है, तो क्यों ना अब क्यों ना हो, दंगाइयों को छोड़ना नहीं चाहिए। और ये 2019 से पहले ही योगी जी वहाँ पे, मैंने बोला ना, कर्नाटक में बहुत पॉपुलर थे, बहुत कैंपेनिंग भी करी थी। तो ये इमेज उनकी पहले से, हाँ, ये इसको कह सकते हैं, ये जो अभी जो बुलडोज़र का उनके ऊपर जो आ गया, सोने पे सुहागा हो सकता है। ये मैं कह सकता हूँ। आप उसकी बात कर रहे हैं। मैं पूर्णिमा जी आपसे काउंटर जरूर पूछना चाहूँगा। इमरान प्रतापगढ़ी की बात की सर ने। इमरान प्रतापगढ़ी का पुराना एक वीडियो वायरल हुआ है, जब वो अतीक अहमद की सभा में बैठे हैं और उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का सांसद, राज्यसभा का सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का ये जो पुराना वीडियो है, ये उसके लिए उल्टा पड़ने वाला है?
उल्टा या सीधा ये तो समय आने पे पता चलेगा सुमित जी, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी का वहाँ पे मौजूद होना और कांग्रेस को उनको भेजना एज अ स्टार प्रचारक, ये जरूर इस बात की तरफ इशारा करता है कि पोलराइजेशन हो रहा है, अंडर करेंट है, भले ऊपर से कोई नहीं मान रहा है, पोलराइजेशन है और उसका फ़ायदा दोनों तरफ से लिया जाएगा, तभी इमरान प्रतापगढ़ी को वहाँ भेजा गया। अदरवाइज़ हमने उनको पहले कभी इतना स्टार प्रचारक की सूची में देखा नहीं था एक्टिवली इन्वॉल्व होते हुए। दूसरा, अतीक अहमद की जो बात आपने की, तो अतीक अहमद तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर्नाटक इलेक्शन से उनका नाम जुड़ गया है, क्योंकि अभी अगर लोगों के जहन में कोई सीन है तो वो ये है कि कैसे लास्ट मोमेंट्स में गोली चली थी, और गोली जब चली तो उस वक्त उनका अतीक अहमद का जो भाई था अशरफ, वो कह रहा था कि मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम का नाम जब तक उसके मुंह से निकला तब तक गोली चल गई, और उसके बाद हमें पता चला कि गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन जो ट्रेस की गई है उस टाइम के आसपास वो कर्नाटक में थी। तो अभी तो इसका सामने खुलासा नहीं हुआ है कि दोनों में कोई लिंक है भी या नहीं, लेकिन एक इनडायरेक्ट लिंक तो लोगों के जनमानस में तो जरूर बैठ गया है। दूसरा, अतीक की जिस तरह से हत्या हुई, अशरफ की, अतीक की, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए थी, या ये कोई नहीं कह रहा है, लेकिन एक रूल ऑफ लॉ है, प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस है, अगर उसके तहत उनको सज़ा दी जाती तो सबका विश्वास रूल ऑफ लॉ में कायम रहता। लेकिन जिस तरह से हथकड़ी लगे हुए पुलिस कस्टडी में 2 क्रिमिनल्स की हत्या हो गई, तो एक रूल ऑफ लॉ को लेके मन में बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो गए हैं लोगों क्या आप के। ये कह रही हैं पूर्णिमा जी, पहले उमेश पाल का मारा जाना सरेआम गोलीबारी में, जिसमें असद जैसे तमाम लोग, गुड्डू मुस्लिम जैसे लोग शामिल थे, उसके बाद पुलिस के सामने इनका दोनों का मारा जाना, अतीक का, अशरत का, क्या यूपी पुलिस कामयाब नहीं है? क्या यूपी पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है लॉ एंड ऑर्डर को? क्या आप इस तरफ इशारा कर रही हैं? नहीं, ये दोनों को इंसिडेंट को जोड़ दीजिए तो ये आई फॉर एन आई वाला लॉ सिस्टम हो गया ना, कि अगर आपने चोरी की, एक हाथ से चोरी की तो आपका दूसरा हाथ काट लिया जाएगा। तो ये हमारा संविधान नहीं कहता है। अगर आपने चोरी भी की है तो आपको संविधान के अंदर एक प्रोसेस है, उसके अंदर आपको ट्राई किया जाएगा और गिल्टी डिक्लेयर करके कोर्ट सजा देगी उसको। सड़कों पे हम न्याय करने लगे अगर इस तरह से। उमेश पाल को मारा जाना वो एक क्रिमिनल एक्ट था, बहुत हीनियस मर्डर था वो, उतना ही हीनस अतीक और अशरफ का मारा जाना भी है, क्योंकि ये बिल्कुल जंगल राज की तरफ इशारा कर रहा है कि सड़कों पे आके आप फैसला कर लो कि किसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि घातक हो सकता है। 2 कमेंट लिए शुरुआत में मैंने। शिवम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। योगी जी की छवि को लेके ये बात कहना निगम साहब का कि उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलना चाहिए, उनकी छवि है कठोर प्रशासक की। पूर्णिमा जी का कहना है कि जंगल राज की छवि सामने आती, यूपी में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से सरेआम कानून हाथ में लिया जा रहा है। मैं आपका टेक जानना चाहूँगा, और साथ साथ ये भी एक सवाल उस पर जोड़ रहा हूँ कि क्या ये कर्नाटक में चुनावों का मुद्दा है, अतीक का मारा जाना, और अगर है तो किसके लिए यह फ़ायदेमंद सौदा है? देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो मेरे लिए अगर लॉलेसनेस का कोई एग्जाम्पल है तो वो ये कि एक परिवार जिस पे 160 से ज़्यादा मुकदमे रहे, जो 44 साल तक गैंगस्टर रहे, जो लगातार मल्टीपल पार्टी से चुनाव लड़ते रहे, हम इस देश में न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था की तारीफ तो कर सकते हैं, लेकिन अब अगर सवाल ना खड़ा करें तो वैसा भी नहीं हो सकता। देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट। अगर 160 मुकदमे होते हुए 44 साल से एक परिवार 11,000 करोड़ की संपत्ति बना गया, 60 से ज्यादा मर्डर के केसेस, 8 से ज्यादा बलात्कार के केसेस और जमीन चोरी के तो कितने हैं कि आप सोच नहीं सकते, उसके बाद भी कानून अगर उसको सजा नहीं दे पाता तो माफ कीजिए, आप किस कानून व्यवस्था की बात करते हैं? मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि कानून सक्षम नहीं है, न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका सक्षम नहीं है, लेकिन उनको किस बात का ऐसा डर है कि जब बेल पिटिशन जाती है उनके पास 2008-9 में अतीक अहमद की, तो 10 जजेस अपने आप को उस फैसले से बाहर कर लेते हैं। क्यों? शायद उनको विश्वास नहीं है कि उनका परिवार, उनका घर या वो खुद सुरक्षित नहीं रह पाएंगे अगर फैसला देंगे तो। हालांकि 11वें जजेस ने फैसला दिया, लेकिन ये अपने आप में तो प्रश्न चिन्ह है ना। उसकी वजह है कि कहीं ना कहीं माफिया अपने आप को सरकार और न्याय व्यवस्था से भी ऊपर स्टैब्लिश कर चुके थे। अब आते हैं उसकी हत्या की बात पर। जहां तक हत्या, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगर हथकड़ियों में लगा हुआ एक व्यक्ति और उसको बाहर से कोई आकर गोली मार जाएगा तो प्रश्न चिन्ह जरूर उठेंगे। और मुझे लगता है कि जब सरकार 11-17 अधिकारियों को लाइन हाजिर करती है और एक एसएचओ को सस्पेंड करती है तो वो भी इस बात को एक्नॉलेज करती है, तो कहीं ना कहीं लूपहोल बात तो सिर्फ है। एसएचओ तक है। ये मतलब इतना एक एसएचओ लेवल का आदमी को सस्पेंड कर देना, और अतीक अहमद जैसे 11,000 करोड़ की संपत्ति, मुझे लगता है 44 साल से कानून से भागा हुआ, लगता नहीं कि आई वॉश जैसी चीजें हो रही हैं? मुझे लगता है कि 44 साल जब हमने न्याय व्यवस्था को दिए तो कम से कम 44 दिन तो पुलिस को भी जस्टिफाई होते हैं ना। अगर वो नहीं पकड़ पाए तो इनको भी थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उसको क्लियर करेंगे। एक बात। दूसरा, जहां तक बात उनके मारे जाने की है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका एक पैरेलल हिस्सा ये भी है
कि अगर ये घटना दिवाली पर हुई होती तो इस पूरे देश में शायद पटाखे चलते। ये एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस जनता में क्यों है इमीडिएट रिलीफ पर? बिकॉज हम कहीं ना कहीं जस्टिस को डिलीवर करने में बहुत ज्यादा डिले कर रहे हैं, और हम 140 करोड़ के देश में रहते हैं जहां 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। शिवम, फिर तो अगर कांग्रेस नहीं कर पाई, सपा नहीं कर पाई, बसपा नहीं कर पाई, तो भाजपा भी नहीं कर पाई। भाई विदेश में 75 साल में, और यूपी में खासकर बात करूं, 75 सालों में भाजपा की भी सरकारें रही, बड़े बड़े लोग मुख्यमंत्री रहे। योगी जी को मुख्यमंत्री रहे 6 साल हो गए जी। मुझे लगता है कि चेंज कभी भी इतने बड़े देश में, लोकतांत्रिक देश में आप एक दिन में ले आए तो वो बहुत संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा था अपनी स्पीच में कि हालांकि मुझे 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी खुद के मेरे कार्यालय में भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन पर फाइल पहुंच जाए तो उसको आगे क्लियर कराने में कितना समय लगता है मैं जानता हूं। मुझे लगता है एक पूरी व्यवस्था का बदलाव एक समय तो लेगा। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, हमने देखा है कि इसी उत्तर प्रदेश में माफियाज प्लाकार्ड लेकर कहते हैं कि हमें सरेंडर करा लो। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जिन माफियाज से शायद कभी कोई लड़ नहीं सकता था, वो सरकार की एक्सटेंडेड पुलिस की तरह काम करते थे, एक्सटॉर्शनिस्ट की तरह काम करते थे। लगातार सरकारों ने उनका बाहुबल, उनका पैसा, उनकी गुंडागर्दी सब इस्तेमाल की है। इसका कर्नाटक पे असर, चुनाव कर्नाटक पे असर की बात है, मुझे लगता है कि हर अच्छी चीज का हर चुनाव पे असर होना ही चाहिए, और आपने भी देखा। इसका असर का एक और रीजन है, आपने कभी देखा नहीं होगा विकास दुबे पर ममता बनर्जी को इतना कठोर शब्दों में निंदा करते हुए। आपने कभी देखा नहीं होगा तेजस्वी यादव को विकास दुबे पर इतना जबरदस्त कमेंट करते हुए, या नीतीश कुमार को, या फिर तमाम लोगों को। पोलराइजेशन तो वो भी अपने राज्यों में बैठे हुए कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये पोलराइजेशन हो रहा है तो इसका काउंटर पोलराइजेशन तो बाय डिफॉल्ट। शिवम ने कहा प्रेम जी कि पोलराइजेशन, वो भी शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब भाजपा भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। कर्नाटक चुनाव के संदर्भ में अगर बात करूं और अतीक अहमद के इंसिडेंट के बारे में बात करूं, तो क्या ये जो पोलराइजेशन है, ये जो ध्रुवीकरण है, इसका ये ज़रूरी बन गया है राजनीतिक पार्टियों के लिए? जी, आपका प्रश्न, और शिवम जी ने एक और बहुत गंभीर बात कही है, बहुत उस पर सोचने की ज़रूरत है। वहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ। शिवम जी ने कहा कि भाई जब अतीक अहमद जैसे लोग, जिस पर इतनी सारे मुकदमे दर्ज हों और न्यायपालिका कुछ कर ही नहीं पा रही है, तो ऐसे में क्या रह जाता है, ऐसा सवाल उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाए। ये जो नरोदा में भी जो मामला हुआ, अभी इतने सारे लोग रिहा हुए और न्याय नहीं मिला, तो कोई तो मरा है। मेरठ में दंगा हुआ, सारे लोग बरी हो गए सालों साल बाद, हरियाणा में हो गए, जयपुर में हो गए, यहाँ भी हो गई, तो सबको क्या गोली से उड़ा दिया जाए? ऐसा लगता है कि डबल इंजन की सरकारें विकास कम और लोगों को रिहा ज़्यादा करती हैं। मलयाना में जो हुआ तो यूपी की कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी जी। हाशिमपुरा जब हुआ तो सेम सरकारें थी, गुजरात जब हुआ तो सेम सरकारें थी। तो इसका मतलब ये हो कि सरकारें अगर सेम है, डबल इंजन की, अगर मैं उस जुमले का इस्तेमाल कर लूँ बीजेपी की इजाज़त से, तो डबल इंजन की सरकारें तो लोगों को रिहा कर देती हैं, अपराधियों को रिहा कर दे रही कथित तौर पर। मैं यहाँ एक बात और जोड़ता हूँ, आज सब डबल इंजन की सरकार में बरी हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कोई क्राइम ही नहीं हुआ? ये भी गंभीर सवाल है। आप जो कह रहे हैं, आपने बहुत जेन्युइन बात कही, सरकार किसी की भी हो, लेकिन अपराधियों को दंडित किया जाने का जो प्रावधान है वो मजबूत कैसे हो, यह चिंता का विषय होना चाहिए, न कि हम उस बात के पैरोकार हो जाएं कि अगर अदालत सजा नहीं दे रही है तो हम समांतर रूप से किसी क्रिमिनल से मरवा देंगे, किसी कहीं एनकाउंटर करवा देंगे। कैसे मरवा देंगे? ये भी कहाँ साबित हुआ मरवा देंगे? इसीलिए अभी तो पूछताछ होगी ना, अभी तो कोर्ट में फैसला है, 3 लड़के किसके थे, कहां से आए, क्यों आए। ये सारी चीजें जो हैं, हम इसलिए मानते हैं कि ये सारी घटनाएं प्रायोजित हैं, क्योंकि कुछ दिनों के भीतर, इतने दिनों से कोई एलिगेशन है। शिवम बोलना चाह रहा है। शिवम, देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहता हूँ प्रेम जी बड़े सम्मान से, कि जैसे चाय को पीने से पहले छान लेते हैं ना छन्नी में, मैं एक एक शब्द वैसे ही छान के बोलता हूँ। आपने जो प्रोपेगेंडा चलाया ये बिल्कुल निराधार है। क्या मैंने ऐसा देखिए, प्रोपेगेंडा शब्द कितना छान के बोला आपने, कितना छान के बोला आपने प्रोपेगेंडा। एलिगेशन मत लगाइए, आप अपनी बात बोलिए। जैसे आप लगा, प्रेम जी मैं आपको मौका दूंगा, लेट हिम कंप्लीट। देखिए, मैंने कहीं नहीं कहा कि अपने हाथों में लेना चाहिए कानून, मैंने कहा कि ये जो हुआ ये गलत हुआ। मैंने न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाया कि ये जो इतने केसेस हैं इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो ये तो सोचना पड़ेगा, ये तो आप भी मानेंगे, है ना। इस देश में अगर भगवान के ऊपर सवाल उठ सकता है तो सवाल हर किसी पर उठ सकता है, उठना भी चाहिए। अदालत भी इस बात का मुझे एक मौका देती है। अब मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही, इन्होंने कहा अमित शाह जी के केस को लेकर, अब वो बरी हो गए हैं तो इस बात में भी उनको दर्द है। भाई, सरकारों में रहते आप उनको कन्विक्ट करा लेते, लेकिन आप ही की सरकार में रहते हुए 3 महीने बाद उनको बेल मिली थी। इस बात को तो आप नहीं डिनाई कर सकते। आप ही इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि जब वो महाराष्ट्र में केस चला तो उसमें कहा गया कि नहीं, ये जो सारे एलिगेशंस हैं ये फॉल्स हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। लेकिन अब सरकारें बदल गई, इसमें भी कहीं ना कहीं इनकॉम्पिटेंस तो ऑपोजिशन की है ही ना। अब अंत में एक और चीज आता हूं, अगर
मामला मल्याना का है, अगर मामला मेरठ का है, अगर मामला गुजरात का है, तो मामला राजस्थान का भी है। तो अगर आप कहते हैं कि यहां पर सरकारें सपोर्ट कर रही हैं, तो इनडायरेक्टली आप वो कह रहे हैं कि वहां पर भी सपोर्ट कर रही है। मैं फिर भी उसी बात पर आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। ये कमी है हमारी कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था की, हमें इसको बेहतर करना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल नहीं सपोर्ट में हूं किसी को गोली मार देने के, लेकिन इस बात को फिर से कहता हूं कि जब न्याय व्यवस्था में किसी को न्याय नहीं मिलता है तो जनता में आमतौर पर एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और हमें उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। आप करते रहिए इसमें बीजेपी। पर शिवम, आप ही की बात, जी आप बोलिए, आप बोलिए। जो शिवम जी आर्गुमेंट दे रहे हैं उसके हिसाब से नरोदा में इतने लोग मरे, 11 लोगों को जिंदा जलाया गया, 87 अक्यूज्ड थे, 87 में 11 की डेथ हो गई, 68 बचे होंगे, एक भी उसमें कन्विक्ट नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब कि वो 11 खुद जल के अपने आप को उन्होंने आग लगा के मार लिया? ये लॉजिक है ना। और अगर उस तरह से जनता के मानस में ये फ्रस्ट्रेशन आ गई है तो वो जो अब अक्यूज जितने फ्री कर दिए गए हैं, कल को उनको भी सड़कों पे मार देना चाहिए क्या? अगर हम वो लॉजिक लेके आगे चलेंगे तो ये देश किस तरफ जाएगा, ये हमारे लिए सोचने की बात होनी चाहिए। सिंगल इंजन हो, डबल इंजन हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा जो सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए। शिवम, आपकी इजाजत से निगम साहब जवाब देना चाह रहे हैं। जी, लेकिन प्रवीण, मैं आ रहा हूं। मेरा टर्न रह गया। मैं आऊंगा आता हूं। देखिए, जब डबल इंजन की आप बात करते हैं तो विकास के संबंध में तो बात कर सकते हैं। न्याय व्यवस्था सरकारी व्यवस्था से इंडिपेंडेंट होती है, तो वहाँ डबल इंजन नहीं लग सकता। और जब पर ऐसा क्यों हुआ फिर? नहीं, इसलिए हुआ। देखिए, कोर्ट किस चीज़ों पे जाता है फैसला देने से पहले? तथ्यों पे जाता है, साक्ष्य पे जाता है, गवाहों पे जाता है। तो तथ्य साक्ष्य कौन इकट्ठे करता है? ये पुलिस आपकी इकट्ठा पुलिस करती करती है। पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? पुलिस ने उस राज्य की सरकार, गृह मंत्री को, उस राज्य के गृह सचिव को, उस राज्य की सरकार को। वही मैं जवाब दे रहा हूँ। एक बार जब प्रोसेस कचहरी में चला जाता है तो कचहरी कंट्रोल करती है। अगर उनको लगता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन जांच ठीक नहीं हो रही तो फिर से जांच का आदेश दे सकते हैं। ये सारे पावर कोर्ट के पास हैं। तो ये कहना कि उसको पुलिस कर रही है, पुलिस भी उसको कटघरे में खड़ी कर दी जाती है। जज कंट्रोल करता है वो पूरे प्रोसेस को सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर। तो इसकी जानकारी ना होने के कारण गलत निष्कर्ष निकल आते हैं कि डबल इंजन कोई और कंट्रोल कर रहा है वहाँ पर। डबल इंजन सर उस व्यवस्था में आप कह सकते हैं जबकि सरकार से डील कर रही है। सरकार न्याय व्यवस्था से अलग है, न्याय व्यवस्था आपकी सरकार से अलग है। ना वो उस पर दबाव ला सकते हैं ना डाल सकते हैं, वो दोनों व्यवस्थाएं अलग हैं। तो वहाँ डबल इंजन नहीं लग सकता, दोनों अलग अलग इंजन हैं, अपनी जगह काम कर रहे हैं। मुझे इसमें ऐड और दूसरा प्रवीण, मैं आ रहा हूं। एक जी, लाइन और आप मैं बोलिए, बोलूं। बोलिए। दूसरा, देखिए, अगर देश की उत्तर प्रदेश की जनता हर्षित होती है किसी माफिया के डॉन के मरने पे, तो उसे जंगल राज नहीं कहते। जंगल राज उन माफिया डॉन के लिए है, आम जनता के लिए सुमंगल राज है। ये हमेशा ध्यान रखिए, इस फर्क है। वो गलत हुआ, न्याय हमारी तरीका गलत था, पुलिस व्यवस्था में चूक हुई, उसके लिए 2 SIT हाई लेवल की बनाई गई और एक जुडिशियल कमीशन 3 लोगों का फौरन बनाया गया। तथ्यों पे जाएंगे, वो गहराई में जाएंगे, पर्दे उठेंगे, और भी सारे बहुत पर्दे उठ सकते हैं। हो सकता है कि अतीक ने और अशरफ ने मरने से पहले कुछ ऐसी बातें पुलिस को बता के गया हो जो बाद में खुले। एक लिफाफा भी उसने बोला था कि पहुंचेगा सबके पास। तो अभी बहुत सारी परतें अभी पूर्णिमा जी, आप कुछ कह रहे थे? प्रवीण, मैं आ रहा हूँ। चाहूंगी कि जो न्याय व्यवस्था ये कह रहे हैं कि सरकार से अलग होती है, कुछ ऐसे फैसले आए हैं इन द रीसेंट पास्ट जिससे कि हमारे मन में डाउट होता है, पैदा हो रहा है कि ये न्याय व्यवस्था वाकई में अलग है क्या। बिल्किस बानो का बलात्कार होना, उसके घर वालों को मार दिया जाना, उसमें कोई अक्यूज नहीं, उनके जो भी उनके गिल्टी थे उनको बाहर से समाज में लाके फूल माला पहना के स्वागत किया गया। ये 11 लोगों को जिंदा जला के मार दिया जाना, कोई अक्यूज नहीं, अब उनका स्वागत होगा वैसे ही। इसके पहले हमने देखा था लिंचिंग केसेस में जो 5-6 अक्यूज थे, उनका हम उस समय के मंत्री थे जयंत सिन्हा जी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उन्होंने माला पहना के बाकायदा उनका स्वागत किया था। तो हमें शक होता है कि सरकार और न्याय व्यवस्था पूर्णिमा जी, एग्जाम्पल तो इस तरफ भी है। जगदीश टाइटलर बेस्ट एग्जाम्पल, 84 दंगों के कांग्रेस के सांसद रहे, मंत्री रहे, नाम आया, उनका किसी कोर्ट में नहीं, उनका गिल्टी नहीं, कांग्रेस ने उनका इस्तीफा लिया। कांग्रेस ने इस्तीफा लिया, लेकिन उनको कोर्ट में जाके उनके खिलाफ अभी तक कोई आज भी वो कांग्रेस के मंचों पर नहीं बैठ पाते हैं। नहीं, वो सही है जगदीश टाइटलर, लेकिन कोर्ट में क्या चला, कोर्ट ने उनको अक्यूज डिक्लेयर किया, उनके ऊपर सजा हुई। ये लोग जो पूर्णिमा जी, तो कोर्ट नहीं तो बरी किया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्किस बानो वाले केस में जो हुआ ठीक हुआ, पर कोर्ट के फैसले के बाद ही जब सजा पूरी हो गई तो सरकार ने सिफारिश कर दी। जब ये जो
कल जो नरोदा वाले अक्यूज जो डिक्लेयर हुए हैं नॉट गिल्टी, इनको पहले इसके पहले की कोर्ट ने डिक्लेयर किया था गिल्टी। हाँ, बिल्कुल। इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तो ये इतना ह्यूज जो डिफरेंस है दोनों कोर्ट के मत में, इससे हमें कोर्ट के उस पे भी थोड़ा सा मैं आता हूँ, मैं प्रवीण के पास में आऊँगा, प्रवीण के पास आता हूँ, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। शिवम मैं आता हूँ। प्रवीण दिलचस्प नहीं बहुत अच्छा डिबेट चल रहा था, बहुत ही मतलब दोनों तरफ से तय कर पाना मुश्किल है कि किसका पक्ष ज़्यादा भारी हो रहा था। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हम चर्चा कर रहे थे कर्नाटक से, हम आगे कर्नाटक से गुजरात की तरफ, लेकिन कर्नाटक को मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा। कर्नाटक क्योंकि अब चुनाव सर पे है, मुश्किल से 2 हफ्ते का वक्त बाकी रह गया है। ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है कि ये जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे नरोडा का मामला हो, चाहे अतीक का मामला हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान है, कहीं ना कहीं पोलराइजेशन का डिबेट है, तो क्या कर्नाटक में आप देख पा रहे हैं कि ये सब चीज़ें जोर पकड़ेंगी? देखिए, एक तो वैसे अगर देखा जाए तो कर्नाटक के चुनाव में वोकालिंगा, लिंगायत, वीरशैव और अब एसटी और एससी और दलित, इनकी दलित की जो राजनीति है इस पर ज़्यादा फोकस है। अभी मैंने देखा कि डिबेट जो है वो चलते चलते न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा आ गई। और ये तो बहुत रिफ़ॉर्म की बात तो हर जगह, पुलिस रिफ़ॉर्म से लेके हमारी कानून व्यवस्था के रिफ़ॉर्म से लेके ये बहस हम आज से नहीं कर रहे हैं, कोई भी सरकारें रही हो, कुछ भी रहा वो चल रहा है। बचपन में जब पढ़ते थे स्कूल में तब भी ये रिफ़ॉर्म पढ़ते चले आ रहे हैं हम। तो ये रिफ़ॉर्म चल रहा है, पूरे देश का रिफ़ॉर्म चल रहा है, हर क्षेत्र में चल रहा है, तो इसमें भी होगा। अहम बात ये है कि आपने जब शुरुआत की थी सुमित जी, तब मैंने कहा कि ये बड़ा दिलचस्प एंगल है, इसको अभी किसी ने पकड़ा नहीं, कि अतीक के हत्याकांड का कर्नाटक चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। इस पर बहुत लोगों ने विचार नहीं किया, और कुछ लोगों ने इसकी टाइमिंग निकालने की कोशिश करी कि क्या ये जो पूरा मामला हुआ, यहाँ एनकाउंटर हो रहे हैं, और उमेश पाल का नाराज़गी थी। देखिए, मैं जब भी उत्तर प्रदेश गया, मैंने पहले भी बताया है कि वहाँ पर क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त प्रदेश, ये ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की छवि को बहुत मजबूत बनाया है। वो इसको नहीं, तो अब आप सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं, बम चल रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं, तो वो ध्वस्त हो गया एकदम से वो जितना भी नैरेटिव चल रहा है। उनको आनन फानन में कार्रवाई करनी थी। इससे पहले भी विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ था तो वो भी अपने आप में एक बहुत सवालों में रहा था। और जैसा शिवम कह रहे थे, या कि किसी ने नहीं कहा, मैं बता दूं, याद दिला दूं कि ममता बनर्जी और सारे लोगों ने उस समय भी ये सारा बातें कही थी। ऐसा नहीं है कि वो इस पे चुप रहे थे, लेकिन वो मुद्दा नहीं उठा। अतीक का मुद्दा क्यों उठ रहा? अब आपका सवाल जो है, एक माफिया का मारा जाना, दूसरा एक सांसद का मारा जाना। अभी तक वो उसका जिक्र ही नहीं आया कि वो सांसद भी था भाई, वो राजनेता भी था, उसने सरकारें बनाई बिगाड़ी हैं, सरकारें बनाने बिगाड़ने के खेल में भी हो रहा है। और नो डाउट कि वो एक माफिया था और दुर्दांत माफिया था, और उसको लेकर थोड़ा सा एक जो ये लहर है कि हाँ चलो ठीक है मर गया, तो जो तरीका है, जिस तरीके से हुआ है वो गलत है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपने उठाया, एक मुसलमान मरा है, ये बहुत ख़तरनाक है। माफिया माफिया होता, विकास दुबे भी मरा था, सही बात है। कोई भी माफिया हो, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, कोई माफिया की तो धर्म जैसे साधु संतों की नहीं होती है, ऐसे माफिया की भी नहीं होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत होता है। अब आप पुराने वीडियोस देखें भाई, क्या लाके देना मैं असद का भाषण चल रहा है कि मेरे पिताजी मुझसे मांगते हैं कि इस्लामी लड़ाकों की सीडी ला दो और साथ में ओवैसी साहब को पीछे से ले आओ, तो बड़ा ये भाषण है उसका, वायरल हो रहा है। अब एक नैरेटिव ये है कि ये जो है, ये एक ऐसे लोग थे जो मुस्लिम राजनीति को प्रेरित करने वाले या ध्रुवीकरण करने वाले वो लोग थे। ये हमेशा से उत्तर प्रदेश की सियासत में तो आरोप लग रहा था, और मैं लगातार कह रहा हूँ सुमित जी कि क्या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कर्नाटक का चुनाव होगा, ये बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में ये साफ स्पष्ट आया था, जो निगम साहब ने भी शुरुआत में कहा, योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड है कर्नाटक में। वो प्रचार करने चले जाए तो उतना फ़ायदा होगा जितना येदुरप्पा से नहीं होगा फ़ायदा। अब ये क्यों जनरेट हुई? क्योंकि वहाँ पर ऐसा लगता है पोलराइज, यहाँ पोलराइजेशन मुस्लिम मतदाताओं का नहीं, मुस्लिम मतदाताओं का सबको पता है क्या होगा, 7% हैं, कुछ सीटों को प्रभावित भी करते हैं, लेकिन उतने डिसिसिव नहीं है कर्नाटक में जैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में। लेकिन क्या हिंदू वोटों का पोलराइजेशन इस आधार पर हो जाता है? मुस्लिम थोड़ा सा भी इकट्ठा एक तरफ हो रहा है तो हिंदू, क्योंकि हिंदू आबादी बहुत ज़्यादा है कर्नाटक में, और उसमें भी फिर दलित में, और वहाँ जातिगत राजनीति बहुत हावी रहती है। जातिगत राजनीति से अगर आपको ऊपर उठना है या फिर उसको और मजबूत करना उस फैक्टर को, तो आप उसको पोलराइज कर दीजिए। आप हिंदू हो, आप वोकालिंगा और वीरशैव और लिंगायत बाद में हो, ST SC बाद में हो, दलित बाद में हो, पिछड़ा बाद में हो, आप पहले हो हिंदू।
ये कोशिश येदियुरप्पा साहब ने शुरू भी कर अब दी ये है। देखिए अतीक वाले मामले को कितना पोलराइजेशन ये वहाँ पर होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इसकी आँच सीधे सीधे कर, और ये कहना कि इसका कोई कनेक्शन है कि वो टाइमिंग के साथ हो गया, ये सब भी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। पुलिस का मामला अलग है, अतीक का मामला बिल्कुल अलग चल रहा था, कर्नाटक चुनाव बिल्कुल अलग चल रहे थे। इत्तेफाक आप कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि इसका फ़ायदा वहाँ पर उठाया जाए। नहीं, लेकिन पोलराइजेशन तो अब दोनों पार्टियां, जैसे आपने कहा ना 7% मुसलमान हैं, तो पूरी कोशिश होगी इस बीच में कि हम ये कोशिश करें कि पूरे हिंदू एक तरफ आ जाएं ताकि बीजेपी का फ़ायदा हो। इंटरनल सर्वे बीजेपी के फेवर में नहीं दिखाई दे रहे थे। शिवम, मेरा सवाल आप ही साहब बोलना भी चाह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का, मैं इस टॉपिक को फैला रहा हूँ और इससे बाहर निकल रहा हूँ क्योंकि हम कर्नाटक पे आ गए, कांग्रेस ने बात कर दी है जातीय जनगणना की कि हम सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस ने अभी तक सपोर्ट नहीं किया था। 2011 के आंकड़े जो आने चाहिए थे जनगणना के, वो कांग्रेस की शासनकाल में रिलीज़ नहीं हुए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस का स्टैंड बदलना कास्ट सेंसस पे क्या बीजेपी को मुसीबत में डालेगा? उस पोलराइजेशन फैक्टर को डाइल्यूट करेगा जब आप कास्ट की बात करेंगे? मैं अतीक को छूते हुए थोड़ा सा उस पर आता हूं। मैं बस आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि मैंने जब ये कहा कि उस विकास दुबे के बारे में बात नहीं हुई, मुझे पता है अच्छे तरीके से हर पॉलिटिकल पार्टी ने उसको कंडेम किया, उनकी मजबूरी है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, फलाना ढिकाना, बुरा हाल, गुंडा राज, जंगल राज, ये सब लाइनें हैं। लेकिन अतीक के मामले में सब एक्स्ट्रा टची ज्यादा है, क्योंकि जिन जिन राज्यों में मुस्लिम वोट बैंक है वहां वहां उनको पता है कि अतीक को मुस्लिम के तौर पर इस्तेमाल करना है। एक बात कही सर ने कि वो सांसद था 2002 में जिस सीट पर अतीक अहमद जीता, 2004 में वो उसको छोड़कर जो है सांसद बन गया। अशरफ के सामने उसने राजू पाल को लड़ाया। राजू पाल को जब मारा गया तो 100 गोली भागते हुए मारी, और जब उसको ऑटो में डालकर उसका परिवार हॉस्पिटल लेकर जा रहा था 100 फिर से मारी, कहीं मर ना जाए, जिंदा ना रहे। वो तब भी सांसद था। तो ऐसे आदमी को आप सांसद मानेंगे या गैंगस्टर, या आप तय कीजिए और जनता तय करेगी। अब आगे आता हूं, आपने कहा कि जातीय जनगणना पर असर डालेगा कि नहीं। अभी मैं बीएस येदियुरप्पा जी, सॉरी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे जर्नलिस्ट ने एक सवाल पूछा कि आपने तो 2011 में जनगणना कराई थी जाती है, फिर डेटा क्यों नहीं आया बाहर? कहते वो वी हैड सम इश्यूज, वी हैड टाइमिंग इश्यूज, वी हैड नो टाइम एंड ब्ला ब्ला, मतलब वो कुल मिला के घूमते रहे। हालात आज भी ऐसा ही है कमोबेश। जिस लाइन को ड्रॉ करने की ऑपोजिशन बार बार कोशिश करता है कि किसी तरीके से जातियों में तोड़कर अगर हम सक्सेसफुल हो जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पर 2 पार्टियों ने चुनाव लड़ा, हार गए। फिर एक बार मुस्लिम यादव दलित का भी कॉम्बिनेशन लड़ाने की कोशिश करी, हार गए। अब उसके बाद देखा कि बिहार में एक नई कॉम्पोजिशन स्टार्ट हो रही है, जहां पर किसी तरीके से अगर हिंदू यूनाइट होता है तो उसको तोड़ने के लिए जातियों में अलग अलग तोड़ने की कोशिश करो। लेकिन वहां पर भी कमोबेश अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जातीय जनगणना हुई है, नो डाउट अबाउट इट, बट आपके पास इस जातीय जनगणना के साथ साथ उसको मटीरियलाइज करने लायक चेहरे भी होने चाहिए। प्रधानमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप में योगी आदित्यनाथ जी हैं, फिर उसके साथ अगर हम बात करें हिमंत बिश्वा शर्मा जी हैं। आप जातीय आधार पर कितना एक्सेप्ट होंगे वो बहुत बड़ी बात है। और मैं ऐसा मानता हूं, एक एरा हमारा पिछला काफी आजादी के बाद से और थोड़ा सा आगे और चले जाएं और उसके बाद से खासतौर पर 2014 तक समवे और दी अदर इस देश को ऐसा लगता है, या फिर यूं कह लीजिए कि देश की जनता के मन में ऐसा है कि सरकारें जो है खास तौर पर थोड़ा मुस्लिम लीनिंग रही है। मैं नहीं कह रहा हूं है या नहीं है, था या नहीं था, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है। अब मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में ये थोड़ा दूसरी तरफ को टिल्ट हो रहा है, क्योंकि हिंदुत्व पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, भव्य जीत हो रही है, और उसके साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। आप ये कह रहे हैं शिवम की मुस्लिम की तरफ टिल्ट है तो गलत है, हिंदू की तरफ टिल्ट है तो सही है। Are you saying this? नहीं, मैंने तो उसको भी गलत नहीं कहा। मेरे कहने ना कहने से क्या होता है? नहीं, फर्क पड़ता है। नहीं, बहुत लोग देख रहे हैं आपको। हम एक लोकतंत्र में हैं और मुझे लगता है कि 140 के 140 करोड़ लोगों की राय है। अगर वो किसी लीडर को एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें सामने जो दूसरी साइड बैठे हैं वो लोग उसको गलत कहें सही कहें, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाय एंड ऑफ एवरीथिंग आपको इलेक्शंस जीतने हैं, और जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप अपनी ऑपोजिशन को ये साबित कर देते हैं। आपने मुझे बढ़िया पॉइंट दे दिया प्रेम कुमार जी। आपको एट द एंड ऑफ आपको चुनाव जीतना है, तो कांग्रेस ने क्या इसीलिए स्टैंड बदला कास्ट सेंसस पे? जो कांग्रेस कास्ट सेंसस का विरोध करती रही, अपनी सरकारों के रहते विरोध करती रही, वो आज की तारीख में कास्ट सेंसस के फेवर में है। राहुल गांधी ने मन से बोल दिया, कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस कर दिया। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है? सुमित
जी, आपके इस प्रश्न का जो उत्तर है ना, वो जम्मू कश्मीर वाले मसले से ज़्यादा आता है कि कांग्रेस को तो पता था कि धारा 370 पर जो भी बीजेपी स्टैंड ले रही है, इस पर इसका विरोध करने का मतलब शेष हिंदुस्तान में, कश्मीर के अलावा जो हिंदुस्तान में, उसको राजनीतिक रूप से नुकसान होना था। लेकिन कांग्रेस ने क्या परवाह की? कांग्रेस तो विरोध करती रही। तो यहाँ पर यह कहना कि वोट के लिए ही कांग्रेस सब कुछ कर रही है, वो बात खारिज होती है, ये बात। दूसरी बात आपने सेंसस की कही, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है। सेंसस नहीं, जातीय आधार पर जो गिनती होती है, तो इसमें गौर करने वाली बात यह कि ये फर्क क्यों आया है भारतीय राजनीति में। क्यों राजनीतिक दल ये बात करने लगे हैं कि गिनती हो जातीय आधार पर और उसकी हिस्सेदारी भी हो, साथ साथ दोनों बातें जोड़कर ही देखने की जरूरत है, क्योंकि दोनों नारे लग रहे हैं। ये इसलिए आया है कि जब से अदालत ने उस लिमिट को तोड़ दिया कि जातीय जो आरक्षण है वो 49.5% से ज़्यादा, 50% से भी ज़्यादा हो सकता है। तो उससे पहले जब मंडल कमीशन ने सिफारिशें लागू की थी, तो ओबीसी के लिए 22.5% का जो लिमिट लगाया, इसलिए ये मजबूरी बताते हुए कि इससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। अब जबकि वो लिमिट हट गई है, तो ओबीसी जिसकी आबादी दुगनी है, 27% से ज़्यादा 54-56% है, तो उसको 27% पर ही क्यों दिया जाए, ये सवाल बड़ा है और खड़ा है। तो इस वजह से राजनीतिक दलों के बीच में ओबीसी का सवाल, और ये बात है कि क्या अब तक जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया, तो ओबीसी के साथ अन्याय नहीं हुआ क्या? कि बाकी को तो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, और इनको इसलिए आरक्षण नहीं दे रहे हैं जनसंख्या के आधार पर क्योंकि हमारी लिमिट है 50% की। तो ओबीसी वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ है, इसके कारण यह सवाल उठा है। जनता जातीय आधार पर जनगणना वास्तविक स्थिति को सामने लाएगी, यह राजनीतिक मुद्दा भी, हम इससे इनकार नहीं करते। इस मुद्दे को कांग्रेस ने हाथ में उठाया है, इसकी भी बहुत सारी व्याख्याएं और जरूरतें हो सकती हैं, लेकिन असल कारण जो है वो ये है कि ओबीसी के साथ में आरक्षण देने के मामले में मंडल कमीशन लागू होते हुए अन्याय हुआ है। उनको सिर्फ और सिर्फ 22.5% का आरक्षण दिया गया, जो 49% से ज्यादा नहीं हो सकता था। उस अन्याय को दूर करने के लिए ये जातीय जनगणना की बात आपका काउंटर मैं चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक जातीय जनगणना के फेवर में नहीं बोला है। बीजेपी इसके सपोर्ट में है कि नहीं है, मुझे भी क्लियर नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि वो गफलत का माहौल बना हुआ है, पूरी तरीके से एम्बिग्विटी है। क्या जातिगत जनगणना ज़रूरी है देश के लिए? क्या बीजेपी को भी करा के करना चाहिए, या फिर बीजेपी के हिंदुत्व काट के तौर पर विपक्ष और खासकर कांग्रेस अब जातीय जनगणना पर बीजेपी को घेर रही है? देखिए, हिंदुत्व जोड़ता है और जातिगत जनगणना तोड़ती है। और हमारा संविधान क्या कहता है? संविधान जातिवाद को खत्म करने की बात करता है, और वो उसी संविधान को लेके आप जातिगत गणना भी कर रहे हैं, तो ये विरोधाभास हमारे संविधान में ही नज़र आता है आपको। तो ये गफलत का माहौल इसलिए है कि वही संविधान जातिवाद खत्म करना चाहता है, उसी संविधान के तहत आप जातिगत गणना कर रहे हैं। ये गफलत पार्टियों के लिए है, राजनीति इसमें होगी। मैं नहीं समझता हूँ कि बीजेपी को इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे और तरीके हैं। आप उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं, ये कह रहे हैं कि वो लिमिट टूटी, लिमिट नहीं टूटी है। तमिलनाडु का रिजेक्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने लिमिट क्रॉस करी थी, और वो मामले अभी भी कई सरकारों के पेंडिंग है। मराठा रिजर्वेशन भी आपका रिजेक्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। तो और वो जो 10% आर्थिक आधार पे जो कमज़ोर लोग थे उनको जो दिया, वो देखिए वो दूसरे हिस्से से दिया 50% से। इधर का जो 49% या 50% की जो सीलिंग थी उसको उन्होंने टच नहीं किया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि देखिए जातिगत गणना होनी चाहिए, आप उनको फैसिलिटीज दीजिए, स्कीम के आधार दीजिए। जब और संख्या पता ही नहीं होगी तो आप कैसे फैसिलिटीज दे पाएंगे? यही तो उनका तर्क है। लालू यादव, नीतीश कुमार का तर्क ही ये है, जो जातीय जनगणना के फेवर में है, कि एक बार आंकड़ा सामने तो आ जाए कि आपको किसको कितनी सुविधाएं देनी है, किसको कितना बेनिफिट देना है। नहीं, आंकड़ा ही नहीं है। उससे क्या होगा कि आप बांट रहे हैं समाज को छोटे छोटे उसमें। अभी क्या है, सबको या तो आर्थिक तौर पे मिलेगा या आपके ओबीसी के स्टेटस सर्टिफिकेट के आधार पे मिलेगा, और उसमें भी उन्होंने क्रीमी लेयर बनाई हुई है। जो उसमें ओबीसी में गरीब लोग हैं उनको मिल रहा है। तो कई राज्यों में ओबीसी के श्रेणियां भी बढ़ गई हैं। आज से 25-30 साल पहले अगर 5 जातियां थी तो उपजातियां थी, वो बढ़ के 20-20 हो गई हैं। वोट की राजनीतिकरण है। कई लोग ऐसे भी हैं शायद उसमें नहीं होना चाहिए, तो आप उनकी जातियां बढ़ाई जाइए और वहां से वोट लेने की कोशिश करिए। इस पे आप रिस्ट्रिक्शन रखिए, उधर आप जातियां बढ़ाते रहिए। देखिए यही दिक्कत है। ये कौन ठीक करेगा? ये गफलत ये सुप्रीम कोर्ट में ही ठीक होगा। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी राजनीति की
ठंडे तवे पे रोटियां हर चीज़ में घूम फिर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच नहीं, जाते नहीं, हैं। सुमित जी, हमको इस गलतफहमी में रहना ही नहीं जिस चाहिए। न्याय व्यवस्था पे हम सवाल खड़े कर रहे नहीं, हैं नहीं, उसी हम- न्याय व्यवस्था से कर रहे हैं कि न्याय दो। इस और कोई गलतफहमी चारा में नहीं है हमें आपके पास। रहना ही नहीं चाहिए कि जो जातिगत जनगणना है वो समाज के उत्थान के लिए है या समाज के भले के लिए है। हमको किसी को नहीं भूलना चाहिए कि जब ओबीसी लागू हुआ था तो उस समय किन परिस्थितियों में और क्यों लागू हुआ था। हर पार्टी अपने फायदे के लिए जाति का मसला उठाती है, और आज अगर जातिगत जनगणना की बात हो रही है तो सिर्फ इससे अपना ही फायदा देखा जा रहा है। बिहार में जहां तक आपने कहा कि बीजेपी जो गफलत फैला रही है, बीजेपी नहीं गफलत फैला रही है, वो जानबूझ के स्ट्रैटेजी है। बिहार में बीजेपी जातिगत जनगणना के फेवर में खड़ी हुई थी। वहां से एक डेलीगेशन आया था, ऑल पार्टी डेलीगेशन, जिसको कि वहां के उनके बीजेपी के नेता भी शामिल हुए थे और लीड भी कर रहे थे, और सब आके यहाँ प्रधानमंत्री से मिले थे। तो वो जहां उनको लगता है कि सूट करेगा वहां चाहते हैं, जहां नहीं लगता है सूट करेगा बीजेपी वहां नहीं चाहती है, ऑल इंडिया लेवल पर नहीं चाहती है। कांग्रेस की आपने बात की, कांग्रेस तो कितनी भी जातिगत जनगणना की बात कर ले उससे उसको फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इनका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा है कि ये जातिगत जनगणना के फेवर में कुछ भी कह लें, जनता उसको मानने वाली नहीं है। नहीं, इसमें एक चीज और मैं ऐड कर दूं, कांग्रेस भी सिर्फ इसीलिए अभी उठा रही है क्योंकि ये जो लार्जर पोलराइजेशन जो दिखाई दे रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं कि उसको अगर किसी चीज से काउंटर किया जा सकता है तो वो जातियों के ही द्वारा काउंटर किया जा सकता है। मंडल और कमंडल प्लीज हम उसको ना पर भूलें। ये भी मैंने पढ़ा ट्वीट्स पे, फेसबुक पेजेस पे, अलग अलग लोगों से, नाम याद नहीं है इसलिए मैं ले नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी मोदी सरनेम के मामले पे, ओबीसी के मामले पे फंस गए हैं, और कांग्रेस पार्टी को लगा कि जब वो कास्ट सेंसस की बात करेगी तो उस चीज़ से बाहर निकल सकती है कि एक अगड़ी जाति का नेता जो खुद अपने आप को ब्राह्मण कहता है, जो जनेऊ पहनता है, वो ओबीसी आरक्षण या जातीय जनगणना की बात कर रहा है ताकि उस दाग को मिटा सके। नहीं, ये सही है कि वो चाहे किसी भी वजह से कर रहे हो, लेकिन उनकी आज की डेट में राजनीतिक मजबूरी है जातिगत जनगणना के फेवर में बात करने की। दूसरा, 11 में जो सेंसस हुआ था उसमें जातियों का हुआ था, बिल्कुल हुआ काउंटिंग था। हुई थी, उसको कोलेट नहीं किया गया था। बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है, जब डिमांड उठी तो बीजेपी सरकार ने एफिडेविट दिया कि वो 11 के आंकड़े हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं का उनका रीजन आर्गुमेंट उन्होंने नहीं दिया है। तो बीजेपी और कांग्रेस तो जातिगत या जो भी पार्टीज दूसरी हैं सिर्फ चुनावी फायदे के लिए यूज करती हैं, हमें इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए। शिवम कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, एक चीज तो मैडम ने सही कहा, बिल्कुल मैं उनसे 100% पहली बार एक साथ एक मंच घंटे में पर पहली बार पूर्णिमा और शिवम। कि हाँ, कि जातिगत कार्ड सिर्फ हिंदुत्व को तोड़ने के लिए या फिर उसको काउंटर करने के लिए किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, सब जानते ही हैं, नेता नहीं मानते, उसके पीछे का उनका सप्लाई आर्ग्यूमेंट ये होता है कि उनको न्याय कैसे मिलेगा, उनको सारी चीजें बराबर कैसे मिलेंगी, उनको आरक्षण कैसे मिलेगा। भाई आरक्षण तो उनको 90 से मिलता आ रहा है, लालू प्रसाद यादव जी 90 में बने थे पहली बार, आज 2022 आ गया। 32 साल बाद जब ये लगने लगा कि अब मेरे बेटों को भी मुख्यमंत्री बनाना है तो उनके लिए कोई तो व्यवस्था करके जानी पड़ेगी। बिहार के लिए व्यवस्था करनी होती तो 90 में कर देते, तो वो तो नहीं करनी है, नंबर 1। दूसरा, जहां तक बात राहुल गांधी की हुई, मैं ऐसा मानता हूं कि इस नाम को जब भी आप सुने तो ये समझ लें कि ये सिर्फ गड्ढे खोद सकते हैं, भर नहीं सकते उनको, ना कुछ बेहतर कर सकते हैं। जहां तक बात आपने मोदी सरनेम और उन तमाम चीजों को लेकर कहा, मेरा अपना ऐसा एक मानना है कि अगर वो चाहते तो उसको बेहतर तरीके से टैकल करके निकल सकते थे, लेकिन अब थिंक टैंक उनका क्या सोचता है, किस तरीके से सोचता है, बिकॉज मैं जितना इतिहास पढ़ा हूं और जितना राजनीति समझता हूं, इस देश को ने कांग्रेस को बहुत एक्सेप्ट किया है। भाई 58 साल अगर वो राज उन्होंने किया तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक तरफा फैसले लेकर या फिर यूं कहिए माइनॉरिटी या फिर मेजॉरिटी के साथ गए। लोगों ने कहीं ना कहीं ये माना है कि कांग्रेस एक सेंट्रिस्ट पार्टी रही है और दोनों तरफ से चीजें बेहतर करके मैनेज किया। एग्जाम्पल, आप मुझे एक चीज बताइए, राहुल गांधी को सावरकर को गाली देके क्या मिला? लेकिन पता नहीं उनको थिंक टैंक क्या समझाता है। अब महाराष्ट्र में गए, आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो, वहीं पर बैठकर आप सावरकर को गाली दे रहे हो। पर मेरी बात शिवम, कांग्रेस पार्टी ने कब, या राहुल गांधी या गांधी परिवार ने कब सावरकर की तारीफ की है? हमेशा विरोध करते रहे, जब जब चुनाव आते, राजनीति आते हैं। बस एक बार स्टैम्प इशू हुआ, एक एग्जाम्पल के तौर पर गांधी ने तारीफ परेड करने बुलाया था 26 जनवरी पे। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी को मैं कांग्रेस ही नहीं मानता, महात्मा गांधी तो देश के थे। महात्मा गांधी देश के थे। महात्मा गांधी अगर देश के थे तो देश भी तारीफ करता है सावरकर की, मतलब हम ऐसे मान
लें फिर। पर कांग्रेस पार्टी का तो चुनावी मुद्दा रहा ही है सावरकर का नहीं, विरोध करना। सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी जब से राजनीति कर रहे हैं तब से बोलते आ रहे हैं। सावरकर को लेकर इंदिरा गांधी और इसके अलावा हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब, उनका एक, मैंने कहा ना, एक सेंट्रस्ट लाइन रही है। अगर वो उनके बहुत करीब नहीं रहे तो बहुत दूर भी कभी नहीं रहे। अब इन्होंने, आप मुझे एक चीज बताइए, आप महाराष्ट्र में बैठकर, आप एक पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं मान लीजिए, या फिर आप नेता हैं, आप महाराष्ट्र में बैठकर सावरकर को गाली देंगे क्या? लेकिन वो दे रहे हैं लगातार, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। अब आखिरकार अपने ही जब साथ वालों ने बैकफायर करना शुरू कर दिया कि आप उनको गाली मत दीजिए वरना हम आपका साथ छोड़ देंगे, तुरंत लाइन चेंज करनी पड़ी, ट्वीट डिलीट करने पड़े। आप एक चीज बताइए, 55 चुनाव लड़ चुके हो, 45 हार चुके हो, उम्र 55 साल हो गई है, अब और क्या चाहिए आपको तजुर्बे के लिए? इससे ज्यादा तजुर्बा नहीं आने वाला। मतलब ऐसा तो नहीं है कि इंसान बरगद का पेड़ है कि उसकी उम्र 300 साल हो जाएगी, या हम राम जी के जमाने में 500-500 साल के आदमी होते हैं। जितना मैच्योर होना था आप हो गए। आप अगर बेहतर राजनीति करेंगे तो जाहिर है आपको स्पेस बनेगा, लेकिन आज तक तो मुझे उनसे ऐसा नहीं दिखता हुआ। राहुल गांधी पे जवाब देना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहूँगा कि शिवम जी तो हैबिचुअल राहुल गांधी के अगेंस्ट बोलने वाले हैं, कोई नई बात नहीं, आश्चर्य उन्होंने नहीं पूर्णिमा है। जी की तारीफ भी की है। हाँ, एक हाँ, अलग तो मामला अच्छी है। बात है। अलग मामला मेरे लिए खतरे की घंटी है शायद। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के लिए एसेट हैं कि उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्या है, ये छोड़ दिया जाए इस विषय को। वो तो राजनीति के केंद्र में भाग नहीं रहे, देखा जाए कर्नाटक में क्या होता है, जवाब मिल जाएगा किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिला साउथ में, वो इम्पैक्ट कर्नाटक में दिखने वाला है। तो इसलिए इस विषय पे बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत भी नहीं होना चाहते। लेकिन हाँ, सावरकर पर जो थोड़ी बात आई, मैंने एक और डिबेट ऐसी ही हुई थी आपके साथ ही, तो हमने कहा था कि गांधी जी ने कब किसके खिलाफ में बोला, किसी के खिलाफ नहीं बोला। गांधी जी ने तो हमेशा सबके पॉजिटिव चीजों को सामने रखा, प्रशंसा ही की। तो गांधी जी ने तारीफ की, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं हो सकता सावरकर के उन काम का जो खुद गांधी जी के हत्यारे की लिस्ट में खड़े थे, अदालत में खड़े थे, और अदालत ने उनको बरी किया। बाद में कपूर कमीशन बना, उसकी चर्चा लोग नहीं करते हैं। कपूर कमीशन ने दोषी ठहराया सावरकर को, इस बात की चर्चा नहीं करते हैं। और ये बौद्धिक विमर्श है, हो सकता है कि राहुल गांधी को सावरकर के बारे में बोलने से महाराष्ट्र में नुकसान हो जाए, हम सहमत हैं इनसे, शिवम जी से। लेकिन राजनीतिक विमर्श में कोई नुकसान हो जाए इसलिए क्या बौद्धिक विमर्श छोड़ दिया जाएगा? ये तो हमेशा से चर्चा होगी कि सावरकर की गांधी की हत्या में क्या भूमिका रही। कपूर कमीशन देखा जाएगा, वो सारे सबूत खंगाले जाएंगे, ये यहाँ एक पहलू है। अब इससे हट करके थोड़ी बात हम करना चाहते थे, इस पे काउंटर ले लूं। शिवम कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपने शिवम की बात बोला ना। जब मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा तो मेरे ऊपर मेरे विरोधी और साथ वालों ने क्या क्या टिप्पणी की, ये मेरे कैरेक्टर को जस्टिफाई करेंगे। प्रेम जी, आप मुझे बताइए, सावरकर को लेके कितने बड़े और अच्छे आदमियों की, जो महापुरुष रहे इतिहास में, उनकी टिप्पणी मैं आपको दूं। चलिए शुरुआत करता हूं। इन्होंने गांधी जी की हत्या के बारे में बात की, आप इतिहास पढ़िएगा जाकर, मैं आपको एक किताब गिफ्ट करूंगा। जब सावरकर को जेल से कोर्ट में लाया गया, इस देश के उस समय के लॉ मिनिस्टर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपनी धर्म पत्नी के साथ उसी कोर्ट अदालत में मौजूद थे। ऐसा कहा गया है इतिहास की फाइंडिंग्स में कि 2 बार वो सावरकर से मिलने भी गए। उनका खुद का ऐसा मानना था कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। अब प्रेम जी कहते हैं और देश इस बात को मान ले, तो नहीं हो सकता, मुझे तो अम्बेडकर जी को ही मानना पड़ेगा। भगत सिंह के बारे में आप पढ़ लीजिए सर, प्लीज आप सुन लीजिए ना। वो तो बाजाब्ते बनाया गया था। अदालत से अब ऊपर नहीं सर होता। कमाल की बात हो गई। अब अदालत और कमीशन में कौन पहले आया बाद आया, ये होगा कि नहीं होगा? अदालत के बाद कमीशन बना। न्याय व्यवस्था के बारे में मालूम आप नहीं है। समझ लीजिए, कमीशन नहीं का कोई वैल्यू नहीं। आप पॉइंट समझिए ना, पॉइंट समझिए ना। 67 में कमीशन बनता है। अदालत का फैसला जब हुआ, कमीशन किस परिस्थिति में बना? तब बना जबकि महाराष्ट्र में एक संपादक ने यह खुलासा किया कि उनके हत्यारे के परिवार के लोगों ने उनको बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ। तो जब वो बवाल हो गया कि अरे सावरकर हत्या में शामिल थे, तब उसकी जांच के लिए कमीशन बना, और कमीशन की फाइंडिंग में सही पाया गया। सारे क्रोनोलॉजी, ये बात तो निगम साहब ठीक कह रहे हैं ना कि कमीशन कोर्ट थोड़ी होता है, कोर्ट तो फैसला तो कोर्ट का माना जाता है ना। सही बात है, उसके उस आधार पर कोर्ट में जाना था, लेकिन तब तक मौत हो गई उनकी, नहीं गए। अब क्या मृत्यु के बाद कोर्ट में जाएंगे? ये फैक्ट्स तो रखने पड़ेंगे ना देश के सामने। सुन लीजिए निगम साहब को। न्याय व्यवस्था में जो अदालत के फैसले होते हैं सर्वोपरि होते हैं, और जो कमीशन होता है वो एडवाइजरी होता है।
उसकी फाइंडिंग कोर्ट में जानी चाहिए, कोर्ट को उसको फैसला देना चाहिए। वो कोर्ट भी नहीं गई, इसलिए आप उसकी और कमीशन का है, इसको बताइए ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? कैसे बनते हैं? अदालत के फैसले 48 में आ रहे हैं, 49 में आ रहे हैं। राजनीतिकरण होता है, प्रेम जी अच्छी तरह जानते हैं। नहीं अभी आप निगम साहब आप क्लियर करिए, थोड़ा सा क्लियर करिए। अदालतें तय करती है, अदालतें हाथ में ले लेती है। इसीलिए कह रहा हूं आप कमीशन को साइड में करिए, आप अदालत के फैसले पे जाइए। अदालत ने उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। निगम साहब इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए ना, इसलिए निगम साहब इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। अदालत का फैसला 49 में आया और कमीशन 67 में बनाने की जरूरत पड़ी, तो आप बोलिए कमीशन बनाना ही गलत था क्या? गलत था जब अदालत का और फैसला मौत हो गई, मृत्यु हो गई, वरना उसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर दोबारा मुकदमा चलता। सावरकर जिंदा नहीं रहे, इसलिए कमीशन की रिपोर्ट अधूरी रह गई, दोषी गिल्टी करार दिए गए उस आयोग की रिपोर्ट में। पढ़ लीजिए आप। प्रेम जी चिल्लाने से नहीं, दबाने से। जब आप दबा रहे हैं तो हमें चिल्लाना पड़ रहा है। मैं तर्क देता हूं, मुझे देखिए, अगर किसी को परेशानी थी उस फैसले से, आप ऊंची अदालत में चले जाते, अभी भी जा सकते हैं? नहीं, अब नहीं जा सकते। कैसे जा सकते? वो फाइनल हो चुका। अच्छा। वो फाइनल हो, जब चीजें फाइनल हो जाती हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपने उसमें कमीशन बना दिया। क्या जरूरत थी? क्योंकि आपके पास, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे, इसलिए आप कमीशन बना दे। जबकि सब कुछ पूरा फाइनल हो चुका है, फैसला कुछ नहीं कर सकते उसमें, तो आप कमीशन बना के कंट्रोवर्सी खड़ा कर दीजिए। तो देखिए, वहां पर कमीशन को जब तक अदालत का फैसला कोई हिला नहीं पाया है, कोई भी कमीशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस खुद आके रिटायर होकर बना दे, उसका कोई महत्व नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, शिवम जी ने एक बात कही थी जिसका कि मैं प्रवीण में आ रहा हूँ, कमेंट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा था राहुल गांधी, जो ओबीसी के ऊपर जो चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी तो गड्ढा खोद रहे हैं और उसमें वो जितना बोलेंगे उतना ही गहरा गड्ढा खोदेंगे। मैं इनकी इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और इनकी सरकारें हाथ धो के राहुल गांधी के पीछे पड़ी हैं, लग नहीं रहा है कि राहुल गांधी अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। शायद इन लोगों को लग रहा है कि वो इनके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, बीजेपी या जो सरकारें हैं उनकी। और इसी वजह से राहुल गांधी के मुंह से कोई शब्द निकला नहीं कि पूरे के पूरा अमला उनके पीछे पड़ जाता है। और वो ये ओबीसी के ऊपर जो उनका सारा, राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि वो ओबीसी समाज को गाली देने के रूप में उसको हमें देखना चाहिए, लेकिन उसको इस तरह से कलर दे दिया गया है और वो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि उन्होंने ओबीसी समाज को गाली दी है। तो राहुल गांधी को तो ये बहुत बड़ा खतरा अपने लिए ये तो शायद फैक्ट देख है कि रहे ना हैं। ललित मोदी ओबीसी है, ना नीरव मोदी ओबीसी है। और नहीं, बहुत सारे मोदी और हैं भाई, आप रूसी मोदी देख लीजिए, पीलू मोदी देख लीजिए, इनमें से कोई ओबीसी समुदाय से नहीं है। तो राहुल गांधी को बीजेपी बहुत खतरे की तरह देख रही है, मुझे तो ये लग रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। Contrast to what he is saying. प्रवीण, मैं एक बात देता हूँ। प्रवीण, ये बात पूर्णिमा जी ने की है, क्या राहुल गांधी का ये जो भी कंट्रोवर्सी हुई है मोदी सरनेम को लेके, जो फैसला आया, जिस तरह सांसदी चली गई, क्या बीजेपी के लिए चुनावों में मुसीबत की सबब है ये कर्नाटक के चुनाव में? देखिए, मैं तो अभी राहत की सांस ले रहा हूँ। पूर्णिमा जी दोबारा धीरे धीरे राहुल पर ले आई, नहीं तो सावरकर पर चला गया था मामला। अतीक से शुरू हुआ, कर्नाटक चुनाव होते हुए ये होता है चर्चा में, और अपने की चर्चा ऐसी होती है। अपने प्रिय विषय भी होते हैं कुछ। मैंने देखा कि शिवम जी और प्रेम जी जो हैं दोनों बिल्कुल सावरकर पर ऐसे आ गए कि ये आया मुद्दा ये है हमारा मुद्दा। खैर, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, ये हमने कई बार चर्चा की है सुमित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी के सामने बहुत सारी चुनौतियां रही, और ये कहना कि राहुल गांधी जो है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो पाया है, वो गड्ढे में ले जा रहे हैं, ये कहना ठीक नहीं होगा। क्योंकि अभी जो लोग राहुल गांधी के खिलाफ भी थे, जैसे उदाहरण के लिए ममता बनर्जी, वो मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का ट्रम्प कार्ड कहती हैं अभी कुछ दिन पहले, ज़्यादा समय नहीं हो, 15-20 दिन पहले, लेकिन उसके बाद में फिर एकदम आप माहौल देखते हैं कि बदलता है, तो वही जो है राहुल गांधी के समर्थन में उनकी पूरी पार्टी महुआ अलग ट्वीट कर रही हैं या बयान दे रही हैं, और बच के कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस, केजरीवाल हमेशा से धुरविरोधी रहे हैं, शायद बीजेपी से पहले उन्होंने कांग्रेस पर ही अटैक किया, कांग्रेस ज़्यादा बड़ी दुश्मन रही है, लेकिन वो भी साथ में आते दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके बाद में आप विपक्षी एकता या विपक्ष को लामबंद करने के जितने प्रयास कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। चेहरा तो एक ही है, कांग्रेस तो स्पष्ट कर चुकी है कि हमारा ये कांग्रेस का जो विश्वास है राहुल गांधी पे, सिर्फ इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी गांधी परिवार के हैं, ये इसलिए है कि उनसे उम्मीदें हैं। प्रियंका और राहुल दोनों ने जिस तरीके से अपना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया है
है चुनावी राजनीति में, वो हाल के दौर में ये बताता है कि अब वो आगे बढ़ रहे हैं। और हमेशा याद रखना चाहिए, मैं हर बार कहता हूँ, सोनिया गांधी तो बिल्कुल भी मतलब इस लिहाज से देखा जाएगा कि राजनीति में परिपक्वता के लिहाज से देखा जाए तो कोई लेना ही देना नहीं है दूर दूर तक, भारतीय राजनीति को समझने से ही उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सक्सेसफुली यूपीए 1 यूपीए 2 चलाया गया, एक इंडिविजुअल के सिर्फ गुण आधार पर कि वो बोलते क्या है, मनमौजी हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, इस आधार पर राजनीति नहीं होती। उन पर विश्वास कितना है पार्टी का, अन्य दलों का। चुनावी राजनीति में ये समीकरण भी काम करते हैं, टीम उस व्यक्ति पर लीडर के तौर पर विश्वास कर रही है नहीं कर रही है, इन चीज़ों से प्रभाव पड़ता है। और राहुल गांधी उस विश्वास को अर्जित करने में हाल के दिनों में कामयाब रहे हैं। इसको कितना ट्रैक्शन को बरकरार रखेंगे तो आने वाला समय मेरा सवाल आप ही से, क्योंकि आप डिजिटल को देखते हैं, डिजिटल के ट्रेंड्स को देख रहे हैं अमर उजाला में, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ प्रवीण, भारत जोड़ो यात्रा में काफ़ी ज़्यादा उनको रिसेप्शन मिला, आपकी जो स्टोरीज़ की उनको आप ही ने कहा कई बार अपनी चर्चाओं में कि बहुत लोगों ने देखा, बहुत व्यूज़ मिले, बहुत अच्छे उसका फॉलोअर्स मिले। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब राहुल गांधी को एज अ लीडर अपोजिशन की पार्टियाँ अपना नहीं मान रही थी, जब सांसद ही गई, जैसे ही फैसला आया सूरत के कोर्ट का, हर पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई, चाहे ममता हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तेलंगाना के केसीआर ही क्यों ना हो। आज की परिस्थिति में जब राहुल गांधी अपील में गए, फिर उनकी सज़ा बहाल रही, उनकी संसदीय बरकरार नहीं हो पाई है, इन परिस्थितियों में आपको लगता है कि राहुल गांधी विपक्ष के एक बड़े चेहरे के तौर पे सामने आ सकते हैं जो पूरे विपक्ष को लामबंद करने में कामयाब होगा, कम से कम इसी मुद्दे पर? मुझे ऐसा लगता है सुमित जी कि अभी कुछ भी स्ट्रैटेजिकली नहीं हो रहा है कि कोई रणनीति के तहत में सबको लाने की। अब जैसे नीतीश कुमार की मुलाकात हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दे रहे हैं, ममता बनर्जी केजरीवाल का स्टैंड, अब इनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चला गया, शरद पवार का, ममता बनर्जी का। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई तो सीबीआई की पूछताछ शुरू हो गई। ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर बताते हैं कि विपक्ष के बाकी दल भी उसी स्थिति में खड़े हैं जहाँ कांग्रेस खड़ी है। कहीं ना कहीं वो जो जब चुनौती बन रहे हैं तो उनके साथ बहुत सारी दूसरी समस्याएं आ जा रही हैं, तो उनको ये तो समझ में आ गया है कि एक होना पड़ेगा। एक होने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, किस शर्त पे? एक होने का मतलब ये नहीं होता कि किसी के पक्ष में बयान दे दिया तो एक हो गए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक हो गए मान लीजिए, तो क्या एक होने का मतलब होगा? किस सीट पे कितने लड़ेंगे? क्या कांग्रेस छोड़ देगी सारी की सारी सीटें तृणमूल कांग्रेस के लिए, और तृणमूल कांग्रेस अपना नाम देकर जिस कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई है पूरी, वो ये सारी चीज़ों, और केजरीवाल तो जहां कांग्रेस खत्म हो रही होती है वहां पर एंट्री करते हैं और उनको वहीं फायदा मिलता है। पंजाब उदाहरण है, मध्य प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं, बाकी जगह भी इसी तरह के प्रयास रहे, तो उनकी अपनी सियासत भी देखेंगे। हाँ, 2024 के लिहाज से सबको पता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, जैसा राहुल गांधी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक, बात सही भी है, और ये सब क्षेत्रीय आधार पर अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। ममता कहती है अपनी अपनी जगह पर लड़ लो, शरद पवार कहते हैं अगर 2024 में टक्कर देनी है तो एक छाते के नीचे आ जाओ, वो बड़ा छाता कांग्रेस का। ये बिल्कुल आदर्श स्थिति दिखाई देती है। यूपीए जैसा या कोई भी एक नया मोर्चा बनाया जाता है, उसका कोई भी प्रयोग होगा तो उसके केंद्र में कांग्रेस दिखाई देगी, और कांग्रेस के लिए राहुल सर्वोपरि है, किससे छिपा हुआ है। इंटरेस्टिंग बात है। इसमें मैं एक सेंटेंस सिर्फ ऐड करना चाहूंगी। राहुल गांधी महाराष्ट्र में जाके सावरकर पे क्या बोलते हैं, या ओबीसी कास्ट सेंसस पे क्या बोलते हैं, इन सबसे इतर कांग्रेस पे इसका क्या असर हो रहा है, हमें वो देखना चाहिए। राहुल गांधी हो सकता है आगे चुनाव ना भी लड़े, 8 साल 10 साल ना भी लड़े, लेकिन उनकी छवि एक ऐसे नेता के रूप में बन रही है जो कि चुनावी नफे नुकसान के सीमित दायरे से निकल के लार्जर पिक्चर पे अपने विचार रख रहा है, अपनी बात खुल के बिना डरे रख रहा है। और ये चीज़ हो सकता है आगे चल के लोगों को पसंद आए कि सिर्फ चुनावी नफा नुकसान ही के नज़र से सब कुछ नहीं देखना चाहिए। और ये जो एक दायरा जो बढ़ रहा है, इससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है। तो इस फायदे की वजह से अगर कांग्रेस की सीटें कुछ भी बढ़ती हैं तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरी होगी उस कांग्रेस के छाते के नीचे। शिवम, मैं आता हूं आप में एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन आपसे। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो भी उनका नैरेटिव लेके चल रहे हैं, इससे फायदा हो रहा है कांग्रेस पार्टी को? फिलहाल तो हो रहा है। कर्नाटक में फायदा हो रहा, मुझे तो लग रहा है कि 24 के चुनाव में फायदा होगा। 24 चुनाव बहुत दूर है। क्यों? नहीं, बहुत दूर है अभी पॉलिटिक्स में। 1 साल बहुत, अगर सांसदी चली गई तो 8 साल नहीं लड़ पाएंगे, फिर तो और नफे नुकसान से ऊपर उठ जाएंगे। हम इसके ऊपर कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट के बाद बात करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। शिवम, योर पॉइंट। देखिए, मुझे एक चीज ना, राहुल गांधी, क्या इन्होंने कहा कि सारी पार्टी उनके पीछे पड़ जाती है, क्यों पड़ जाती है? ये पहली बात तो ये समझना है कि भाई विपक्ष में वो अभी सबसे बड़ी पार्टी है, बेशक वो अध्यक्ष ना हो,
कांग्रेस ने उनके पीछे पैसा लगाया है, 55 कंटेनर चलाए हैं, भीड़ इकट्ठी की है। वो अलग बात है कि वो ना पार्टी के अध्यक्ष हैं, अब तो सांसद भी नहीं रहे। वो किस हैसियत में चलाया? क्योंकि लोग मानते हैं कि वो पार्टी के नेता हैं तो उन पे हमले होंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि उनका स्टेटस क्या है। अगर हिंदुस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल में जीत जाए और उनके पास कोई ऐसा माहौल हो कि वो किसी टीम को फाइनल में अपने साथ लड़ने के लिए लेकर आए, तो वो किसी भी जुगाड़ से मेहनत करके, किसी भी जुगत लगा के जिम्बाब्वे को लाना चाहेंगे। राहुल गांधी वही जिम्बाब्वे हैं। फाइनल में अगर कमजोर टीम सामने खेलेगी तो हरा देंगे आराम से। इससे ज्यादा उनका कोई स्टेटस नहीं। अब आगे आते हैं, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लोग ऐसे देखेंगे कि वो पॉलिटिकल फायदे नफे नुकसान से, तो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी एनजीओ खोल के सोशल सर्विस करिए ना। फिर अगर आपको राजनीति नहीं करनी तो कि राजनीति से अलग उनकी एक छवि होगी। राजनीति में राजनीति से अलग कोई छवि हो सकती है क्या? महात्मा तो गांधी राजनीति में रहने के लिए धूर्त दिखना जरूरी है क्या? नहीं, लेकिन तो अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? हाँ, राजनीति में रहते हुए सावरकर को महाराष्ट्र में गाली देना धूर्त दिखना ही है। तो फिर वो तो राजनीति तो कर रहे हैं वो। नहीं, लेकिन अगर मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, सावरकर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, राजनीति तो है उनकी। एक चीज बताइए ना आप, अगर महाराष्ट्र में जाकर, मराठाओं के बीच में जाकर सावरकर को गाली देते हैं तो मेरे हिसाब से ये धूर्तता है। हाँ। और ये धूर्तता चुनाव में भी साबित हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि धूर्त दिखना जरूरी है, वो दिख रहे हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर वो मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं तो वो राजनीति ही तो कर रहे हैं। कहाँ एनजीओ खोल रहे हैं? आप तो फंस गए। नहीं, मैं आप फिर फंस से कह गए रहा हैं हूं शिवम इसमें। कि वो राजनीतिक धूर्तता ही कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, हाँ, आप देख रहे हैं उसको। हाँ। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजनीति में रहते हुए राजनीति से बाहर की बात करना, लार्जर देन लाइफ छवि की बात करना, और वो कहना कि उनका इंपैक्ट। अच्छा, मुझे बताइए इंपैक्ट का आधार क्या होता है राजनीति में? चुनाव जितना ही होता है ना सर। मुझे बताइए कैसे, या मैडम आप बताएं कैसे 55 में से 45 चुनाव हार के उनका इंपैक्ट राजनीति पर क्या हुआ है आज तक? मुझे बताइए। हम आगे देखें, प्रेम कुमार जी बताएंगे, मेरे को आज आंकड़े नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं आगे देखता ही रहूंगा। लेकिन पीछे मैंने सब गुड़गोबर किया है, उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। सॉरी, महत्वपूर्ण बात है। देखिए, वो शिवम जो दो बातें कह रहे थे वो आपने जरा घुमा दिया मामले को। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, राहुल गांधी नहीं, कोई अन्य भी बड़े से, और राहुल गांधी नहीं थे जब 2000 चेहरा नहीं थे, वो मनमोहन सिंह जी थे चेहरा, सोनिया गांधी जी लड़ रही थी। और कोई भी चेहरा होता प्रधानमंत्री मोदी के सामने तो उसकी स्थिति यही होती, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो उतने जबरदस्त नेता हैं, या उनका एक वो करिश्मा देखने को मिलता है जिसको लोगों ने हाथों हाथ लिया है। तो ये नहीं कि राहुल गांधी की कमियां हैं, ये उनकी योग्यता है। और राहुल गांधी उनके सामने बड़ा चेहरा बनकर खड़े हैं, ये राहुल गांधी की कामयाबी है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष या सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी प्रेम कुमार जी, मैं शिवम क्रिकेट वाले एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। शिवम जी ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि जो वर्ल्ड कप के फाइनल में जो मजबूत टीम होगी पहुंचने वाली 2 टीमों में, वो चाहेगी कि उसके खिलाफ जिम्बाब्वे हो। ऐसा ही हुआ था, याद होगा, इंडिया जब फाइनल में पहली बार जीता था और इंडिया जिम्बाब्वे जैसी, वेस्ट इंडीज से जिम्बाब्वे जैसी ही टीम थी, बहुत खुश थे कि जिम्बाब्वे हमारे, अरे कोई संयोग थोड़े था। सुन लीजिए, तो वो कोई अचानक नहीं होती। कोई फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल के लिए उसके लायक माहौल होता है, तब फाइनल में पहुंचता है। इस बात को इंडिया साबित कर चुका है। तो आज जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द माहौल और फिजा बन रही है, अरे भारत जोड़ो यात्रा से पहले क्या माहौल था और आज क्या माहौल है, बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हर दिन शिवम जी राहुल गांधी को ही पर ही हमला नहीं कर रहे होते, किसी और नेता पर क्यों नहीं करते? राहुल गांधी पर ही हमला करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी वो इंडिया की टीम है जो वेस्ट इंडीज को हरा रही थी, और ये 2024 में दिखने वाला है। शिवम, मैं फिर से बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, राहुल गांधी भाजपा को सूट करता है लगातार इस देश के, और तो छोड़िए छोटे नेता, तो छोड़िए गृह मंत्री तक ने ये कहा है। और कांग्रेस वाले इस बात को आंख खोलकर देखने के लिए तैयार नहीं है। और आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री इतने बड़े नेता हैं कि उनके सामने कोई भी होता उसका यही हाल होता। तेजस्वी यादव छोटे नेता हैं क्या? वो जीत कर आए ना, उनके पिताजी भ्रष्टाचार में कन्विक्टेड है, जेल में। ऐसा होना चाहिए बेटा। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि वो जीते ना। तारीफ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? केसीआर जीते ना, बताइए आप जीते कि नहीं? भाई छत्तीसगढ़ में सरकार है कि नहीं है? अरे सर, मैं कह रहा हूं कि आप उनको कुछ भी कहते रहिए, लेकिन इलेक्टोरली उन्होंने शिवम, कमाल की बात हो गई। मतलब अगर जीतने वाला बड़ा नहीं होता तो फिर बड़ा होता कौन है? जो हार रहा है और लगातार जीते जा रहा है। शिवम, इसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिमाचल का चुनाव भी तो हुआ, कांग्रेस जीती कि नहीं जीती? में कितनी बार राहुल गांधी गए? वॉट एवर इट इज,
आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं भाई उनकी स्ट्रेटेजी होगी नहीं जाना मुझे, एक बार जाना, 2 बार जाना, राहुल गांधी और आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सबको पता है अगर आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? सर आप जानते हैं, आप वही देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं। मजबूरी मानता हूं कांग्रेस की, उस परिवार के बिना वो पार्टी नहीं है, लेकिन ये सच है कि ये देश उनको एक्सेप्ट नहीं करता। उनके ज्यादातर पॉलिटिकल डिसीजंस गलत हैं मेरे नजरिए से, इनके नजरिए से बेहद शानदार हो सकता है, लेकिन जब चुनाव जीतकर भाजपा आती है तो मेरा नजरिया सही साबित हो जाता है। एंड ऑफ द स्टोरी, बात ही खत्म। 12 करोड़ वोट लेकर के भी कोई व्यक्ति अगर नेग्लिजिबल है और 23 करोड़ वोट लेकर के 303 सांसद है, 12 करोड़ लेकर के 52 सांसद है, ठीक है, तो 12 करोड़ का समर्थन इनके लिए कुछ नहीं है। तो ये है एक विषय चर्चा करने की। लास्ट कमेंट पूर्णिमा जी का वाइंड अप करेंगे। नहीं, राहुल गांधी अगर इतने ही नेग्लिजिबल है तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है सारी मशीनरी उनके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी हुई है। आप उनको इग्नोर कर दीजिए, वो तो वैसे भी आपको कोई खतरा नहीं पहुंचाने, डैमेज नहीं करने वाले हैं, तो क्यों आपकी सारी की सारी जो बुद्धिमानी है वो राहुल गांधी को नीचा दिखाने में जा रही है? मुझे ये नहीं समझ में आता। निगम साहब, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा टीवी डिबेट्स में रह गई है और आम जनता भूल चुकी है उसको। मैंने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या बोला था? ये बेरोजगार नेताओं की उद्देश्यहीन यात्राएं या भ्रमण है, कोई उद्देश्य नहीं था। और दूसरा, मैं चाहता हूं कि राहुल बौद्धिक चर्चा करें, वैसी ना करें जैसी लंदन में करी थी, और वैसा भी ना करें कि मैं दुर्भाग्य से संसद सदस्य हूँ। ऐसे बौद्धिक चर्चाएं ना हो, थोड़ी अच्छी करें तो शायद हम लोग उनके थोड़े प्रशंसक बन सकते हैं। राहुल गांधी क्या होगा, कर्नाटक में क्या होगा, आने वाला वक्त बहुत ही चीज़ें उसके घर में, हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन खबरों का खिलाड़ी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अभी हम सबको इजाज़त दीजिए। सबकी तरफ से शुक्रिया मैं अदा कर रहा हूँ, वक्त की कमी है, लेकिन अपने कमेंट, अपने फीडबैक हमको ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि प्रवीण तिवारी और उनकी टीम उस फीडबैक के ज़रिए अपने आने वाले प्रोग्राम्स को, आने वाले कंटेंट को और ज़्यादा बेहतर बनाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अमर उजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से